हेलो, मैं विकास राजोरा। मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। आज हम 12th क्लास में टॉपिक पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। बेसिकली अगर मैं इन दोनों को मिलाकर एक बात कहूँ तो हम पढ़ेंगे आज जेनेटिक डिसऑर्डर्स। आज हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर, इनको जीन डिसऑर्डर्स भी बोला जाता है, और दूसरे होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। नाम से पता लग रहा है जीन डिसऑर्डर, दैट मीन जब अल्टरेशन हो जाए या म्यूटेशन आए किसी सिंगल जीन में तो वो कहलाएगी आपकी मेंडेलियन डिसऑर्डर। और अगर डिसऑर्डर आता है क्रोमोसोम में, अगर क्रोमोसोम में कोई चेंज, जैसे हमने म्यूटेशन पढ़ा था तो उस म्यूटेशन में हमने पढ़ा था जीन के भी, जैसे फॉर एग्जांपल पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, वो जीन के एग्जांपल थे। और क्रोमोसोमल एब्रेशन और एबनॉर्मलिटी वो हमने पढ़ा था क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो सबसे पहले आज जो डिस्कस करेंगे, आज वो डिस्कस करेंगे सिर्फ हम मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर जैसे मैंने बताया, मेंडेलियन डिसऑर्डर, जीन डिसऑर्डर किसकी वजह से होते हैं? ये होते हैं इफ द अल्टरेशन एंड म्यूटेशन इन ए सिंगल जीन। अगर सिंगल जीन में कोई चेंज आता है तो उस चेंज की वजह से जो डिसऑर्डर होता है उसको बोलते हैं हम मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है वो कौन कौन से होंगे? मेंडेलियन डिसऑर्डर के कुछ एग्जांपल है हमारे पास, आज उनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे कि वो डिसऑर्डर का रीजन क्या है। चलो, पहला है हीमोफीलिया, दूसरा है सिकल सेल एनीमिया, तीसरा है कलर ब्लाइंडनेस, चौथा है हमारा फिनाइलकीटोनुरिया और लास्ट है थैलेसीमिया। अब जो फाइनल एग्जाम होता है उनमें से 100% एक क्वेश्चन इन 5 डिजीज में से एक जरूर आता है, और वो भी 3 नंबर में, या फिर सीधा 5 नंबर में आएगा लेकिन वो पार्ट्स में आता है। तो 100% है ये, 99.9 भी नहीं कहूंगा मैं, 100% इन डिसऑर्डर में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। और चलो आज इन डिसऑर्डर्स को देखते हैं। तो इन डिसऑर्डर्स को हम जानते हैं, हमने इससे पहले पेडिग्री एनालिसिस किया है। तो इन डिसऑर्डर को हम पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू ही डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास और दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं है, क्योंकि ह्यूमन में कंट्रोल क्रॉस इज नॉट पॉसिबल। हमने पीछे पेडिग्री एनालिसिस पढ़ा था, तब उसमें हमने बात की थी कि भाई कंट्रोल क्रॉस नहीं हो सकता, इसीलिए एक अल्टरनेट है, और अल्टरनेट क्या है? पेडिग्री एनालिसिस। तो हीमोफीलिया या जितनी भी डिजीज है उन सबको हम डिस्कस करेंगे किसकी मदद से? पेडिग्री एनालिसिस की मदद से। चलो सबसे पहले देखते हैं हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया नाम से पता लग रहा है हीमोग्लोबिन कहीं इसमें नाम छुपा हुआ है। हीमोग्लोबिन, हीमोफीलिया हीमोग्लोबिन से आया है। इसमें होता क्या है? इस डिजीज में ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती। ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम होती है, या ब्लड क्लॉटिंग जो होता है वो स्लो हो जाता है, या होता ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ, अगर एक ह्यूमन को सिंगल छोटा सा भी कट लग जाता है तो इतना ब्लड लॉस हो जाएगा कि उसकी डेथ भी हो सकती है। अब बात ये आती है कि ये डिसऑर्डर है कैसा? तो पेडिग्री एनालिसिस में हमने 4 टाइप के वो पढ़े थे जिन पर पेडिग्री एनालिसिस बेस्ड था। क्या क्या थे वो? हमारे थे ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो ऑब्वियसली बात है ये 4 तरह के ही हमारे डिसऑर्डर्स होंगे। तो हीमोफीलिया इनमें से कौन सा है? तो हीमोफीलिया जो डिसऑर्डर है वो है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर या रिसेसिव ट्रेट। इसका मतलब ये हुआ कि इस हीमोफीलिया की जीन कहां पर मिलेगी? सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम कौन सा? एक्स क्रोमोसोम। हीमोफीलिया की जीन कहां मिलेगी? एक्स क्रोमोसोम पर, और वो जीन रिसेसिव है, यानी कि रिसेसिव होगी तभी ये एक्सप्रेस होगा हीमोफीलिया उस ह्यूमन में, अदरवाइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डोमिनेंट उसे क्या कर देगा? सुप्रेस कर देगा। चलो पेडिग्री के थ्रू इसको एनालाइज करते हैं। चलो देखते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस में
पेडिग्री एनालिसिस में सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर ये फीमेल है और ये मेल है, मैंने क्या कहा, हीमोफीलिया की जो अलील है वो कहां प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम। पहले इसको समझेंगे हम, बेसिक चीज समझेंगे, फिर उसके बाद हम क्रॉस करेंगे। मैंने कहा हीमोफीलिया की अलील किस पर प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम पर, तो उसको ऐसे डिनोट करेंगे। अगर हीमोफीलिया की अलील प्रेजेंट है तो उसको ऐसे प्रेजेंट करेंगे, यानी कि रिसेसिव कंडीशन के लिए ये डिनोट करेंगे, और अगर डोमिनेंट है तो सिंपल एक्स, उस पर कुछ नहीं होगा, कोई कैपिटल एच या उससे डिनोट करने की हमें जरूरत नहीं है। सिंपल अगर एक्स है दैट मीन डोमिनेंट, और एक्स एच लगा दिया हमने तो वो उसका मतलब हो जाएगा रिसेसिव। चलो अब देखते हैं इसको, आगे समझते हैं। दूसरी बात मैंने क्या कहा, एक्स पर होता है, तो अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में ये कंडीशन भी हो सकती है, मतलब सिर्फ एक एक्स पर हुआ एच या अलील, तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या हो गया, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव। तो इस फीमेल को क्या हीमोफीलिया होगी, ऑब्वियस सी बात है, हमने कहा ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो रिसेसिव कंडीशन में ही शो करेगा। और यहाँ तो हमारे पास क्या है, डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट इसको क्या कर देगा, सुप्रेस कर देगा। इसका मतलब इस फीमेल में हीमोफीलिया नहीं होगा, लेकिन क्योंकि इसमें हीमोफीलिया की जीन है इसीलिए ये क्या हो जाएगी, कैरियर हो जाएगी। एक बात, अब आते हैं मेल पर। अब मेल के अगर हम क्रोमोसोम देखते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, तो उसमें हमें एक चीज नजर आती है कि हेटेरोजाइगस होते हैं, हेटेरोगैमेटिक, सॉरी, ये हेटेरोगैमेटिक होते हैं। हेटेरोगैमेटिक का मतलब दो डिफरेंट क्रोमोसोम होते हैं। तो होगा क्या, वाई क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया की एलील नहीं होती। अब नहीं होती तो यहां पर अगर एक्स पर एच हुआ तो इसे सुप्रेस करने वाला कोई नहीं है, तो एक सिंगल अलील भी यहां पर क्या कर जाएगी, एक्सप्रेस करेगी, और जो मेल होगा वो क्या हो जाएगा, हीमोफिलिक। ये चीज समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन रहता है कि मेल में क्यों हुई है डिजीज, ये वाई था फिर भी आ गई, क्योंकि भैया वाई पे तो ये क्रोमो, वाई पर तो जो हीमोफीलिया के एलील होती ही नहीं। अब नहीं होती तो सुप्रेस करने का या एक्सप्रेस करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता यहाँ पर वाई के रेफरेंस में बात करें तो सिंपल सी बात है, यहाँ इसको सुप्रेस करने वाला कोई है ही नहीं, तो एक सिंगल अलील या एक जो जीन है वो भी मेल में हीमोफीलिया की एक्सप्रेस करेगी और मेल को डिजीज कर देगी, सिंपल सी बात है। चलो अब एक क्रॉस देख लेते हैं। अब ये चीज तो थी बेसिक, अगर ये समझ आ गया तो हमें हीमोफीलिया भी समझ आ गया। कैसे आ गया वो देखो, देखो इसमें एक्स एक्स और ये फीमेल मेल, और यहां पर ये हमने कर दिया मेल को हीमोफिलिक। एक नॉर्मल फीमेल got married to the hemophilic male, hemophilic male से उसकी शादी हुई, गैमेट्स बनाओ, गैमेट्स क्या बनेंगे हमारे, ये हो गया, सिंपल सी बात है, ये होगा। चलो ये होगा तो क्या होगा, इसे यूनिट्स के में रख देते हैं, x x x और y, ये हीमोफिलिक था, क्रॉस करो, क्या F1 जनरेशन में कोई भी अफेक्टेड होगा, नहीं होगा। अगर आप इसको सोच रहे हो कि ये अफेक्टेड होगा या ये अफेक्टेड होगा, मैंने पहले ही कहा था कि ये रिसेसिव ट्रेट है और ये हो गया इसका डोमिनेंट, तो डोमिनेंट ये है, ये रिसेसिव है, ये एक्सप्रेस नहीं करेगा हीमोफीलिया, हाँ लेकिन ये फीमेल किसकी कैरियर हो गई, इस हीमोफिलिक जीन की कैरियर जरूर हो गई। क्या हो गई,
कैरियर। अगर एक कैरियर की शादी अगर नॉर्मल मेल से होती है तो क्या रिजल्ट आएगा, चलो देखते हैं। अगर एक कैरियर, यहां पर आप देखते हैं गैमीट्स बनाओ, यही गैमीट्स बना देते हैं, x x x y पुन्नट स्क्वायर में रख दो, मेल नॉर्मल था, क्रॉस करो, क्या रिजल्ट आया? क्या इसको हीमोफीलिया होगा? ऑब्वियस बात है, इसके पास तो है ही नहीं, तो नॉर्मल है। ये ऑब्वियस बात है नॉर्मल है। ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ डोमिनेंट और ये क्या है रिसेसिव है, तो कैरियर होगा। तो क्या इस मेल को डिजीज होगी? यस, सिर्फ इस मेल को डिजीज होगी, यानी कि 25% जो ऑफस्प्रिंग है और वो भी मेल में ये डिजीज होगी। अब अगर इसको पेडिग्री से एनालाइज करें तो चलो देखते हैं। फीमेल, ये होगी फीमेल, मेल से शादी हुई, कैसा है? अफेक्टेड है, अफेक्टेड हो गया। चलो नेक्स्ट, ये शादी हुई और 1 2 3 4 किसी को भी ऑफस्प्रिंग में फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में क्या किसी को ये डिजीज हुई थी? किसी को नहीं हुई। अब इस पेडिग्री को देखकर आपको शायद ये भी पता लग रहा हो, कल जो मैंने बताया था कि अगर पेरेंट्स को ये डिजीज है, अगर वो डिजीज डोमिनेंट है, तो अगर पेरेंट्स को है तो वो सेकंड जनरेशन में बच्चों को जरूर होगी, अगर डोमिनेंट है तो। और रिसेसिव है तो रिजल्ट आपके सामने है, रिसेसिव है तो यहाँ नहीं है किसी को, ये देखो। चलो अब फॉर एग्जांपल क्या हुआ, इसकी शादी एक मेल से कर दी गई, मेल से की तो सिर्फ मेल अफेक्टेड हुआ, फीमेल क्या थी? नॉर्मल। अब इसका जीनोटाइप लिख सकते हैं बड़े आराम से, देखो अफेक्टेड है तो क्या होगा हीमोफीलिया के केस में? ये हो जाएगा और ये नॉर्मल। जीनोटाइप XY H और X, ये देखो जितनी भी फीमेल थी सब कैरियर थी। ये नेक्स्ट आओ, उसके बाद ये नॉर्मल है, ऑब्वियस सी बात है, अगर सिंगल भी होता तो भी अफेक्टेड ही होता, तो यहाँ नॉर्मल है, तो ये जीन तो चली गई इसमें, और यहाँ से क्या आ गया? अफेक्टेड। यहाँ क्या होगा? यहाँ पर ये फीमेल, ये क्या कोई भी फीमेल अफेक्टेड थी? नहीं थी। अब ये फीमेल या तो नॉर्मल हो सकती है या फिर ये कैरियर हो सकती है, क्योंकि अगर नेक्स्ट जनरेशन होती तो हम बता सकते थे कि ये कैरियर है या नॉर्मल है, लेकिन अभी इससे नेक्स्ट नीचे नहीं है तो हम नहीं बता सकते, तो इसलिए हम ये प्रोबेबिलिटीज के लिए लेकर चलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करें आप कि करेक्टर कैसा है? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, और रिसेसिव करेक्टर में एक चीज याद रखना, जैसे डोमिनेंट में रखी थी कि अगर पेरेंट को है तो बच्चों को भी होगी, उसी तरीके से रिसेसिव में भी एक चीज याद रखनी है कि रिसेसिव ट्रेट्स में एक जनरेशन स्किप करती है। ये देखो, इसको डिजीज है, इस जनरेशन में किसी एक को है, क्या इस जनरेशन में सेकंड जनरेशन में क्या किसी को डिजीज है? नहीं है, स्किप कर दी, स्किप का मतलब बच गए। नेक्स्ट आओ, थर्ड जनरेशन में क्या किसी को है? जी है, मेल को है। और पैटर्न चेक करो, अब
कि जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है वो मेल से जाता है फीमेल में और फीमेल से जाता है मेल। इस पैटर्न को बोला जाता है क्रिस क्रॉस। इस पैटर्न को बोला जाता है क्रिस क्रॉस। इसका एक और एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं आप। चलो देखते हैं हीमोफीलिया का पेडिग्री, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना वहां पर पेडिग्री बेस्ड ही पूछा जाएगा। वहां पर आपसे हीमोफीलिया के बारे में सिर्फ ये नहीं कि आपको हीमोफीलिया दे दिया और आपको एक सिंपल ये बताओ कि इसमें होता क्या है और डिजीज क्या है। सिंपली आपको हीमोफीलिया में प्रॉब्लम दे दी जाएगी कि एक फीमेल गेट मैरिड टू ए मेल और यहाँ पर जो मेल है वो अफेक्टेड है। फीमेल जो है जितने भी फीमेल वो सब नॉर्मल है, सिर्फ मेल मेल अफेक्टेड है। सेक्स लिंक्ड में ये भी एक बात होती है कि सेक्स लिंक्ड में या तो मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक ही मोस्टली, जब अगर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है लाइक हीमोफीलिया है, अगर हीमोफीलिया जैसा ही कोई कैरेक्टर है जैसे कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है तो वहां पर सिर्फ मेल मेल इफेक्ट होगा, फीमेल नहीं होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंडीशन है, ये हमारे पास कंडीशन है तो यहाँ पर देखो क्या कोई भी अफेक्टेड है? नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि पेरेंट को अगर डिजीज है तो ही बच्चों को हो रही है तो डोमिनेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पेरेंट में तो किसी को भी नहीं है, लेकिन सेकंड जनरेशन में सिर्फ बॉय बॉय को है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात क्या होगी, ये तो है कैरियर और ये है नॉर्मल, इसीलिए क्या हो गया, यहाँ हो गया ये और ये हो गई क्या, कैरियर भी हो सकती है क्योंकि हमें आगे जनरेशन का पता ही नहीं है। तो हाँ ये कर सकते हैं हम इसको, ये लो ये भी अफेक्टेड नहीं है, ये भी अफेक्टेड नहीं है, तो ये श्योर हो जाता है कि ये कंडीशन नहीं है। क्रॉस करके देख सकते हैं x x x x। फॉर एग्जांपल आप मानते हो कि इसको ये कैरियर है, मान लो कैरियर मान लेते हैं। अगर कैरियर है तो ये कैरियर है लेकिन अभी यहाँ शो नहीं हुआ, शो नहीं हुआ तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ना तो इसको ये और ना ही इसको ये। तो सिंपल एक फंडा याद रखना हीमोफीलिया में कि मेल से फीमेल में और फीमेल से मेल में जाता है। ये कैरियर कौन थी, फीमेल, मेल नॉर्मल था, फीमेल से वो कैरेक्टर कहाँ गया, मेल में गया। फीमेल से वो कैरेक्टर कहाँ जाता, अगर ये क्या होती, अगर यहाँ पर मैं इसको डार्क कर देता इस जनरेशन में तो फीमेल से कहाँ जा रही है, मेल। इसको क्रिस क्रॉस बोलते हैं, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर ऐसा ही होता है। सेम यही सेम ऐसा ही एग्जांपल हम कलर ब्लाइंडनेस में पढ़ेंगे, क्योंकि हीमोफीलिया की तरह कलर ब्लाइंडनेस भी एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। जो हमने क्रॉस यहाँ पर पढ़ा हीमोफीलिया में वही सेम क्रॉस बनेगा, बस वहां पर क्या हो जाएगा, हमने H से डिनोट किया था, यहाँ हम C से डिनोट कर देंगे कि जो कलर ब्लाइंडनेस की जो अलील है वो सेक्स क्रोमोसोम पर होती है और रिसेसिव है। तो ये लो H की जगह सिर्फ C लिखा है, बाकी सारा पैटर्न सेम होगा, वही क्रिस क्रॉस होगा, वही मेल से अगर अफेक्टेड मेल है अफेक्टेड मेल से डॉटर में जाएगा, डॉटर कैरियर होगी, देन डॉटर अगर नॉर्मल मेल से शादी करती है तो उसके बच्चे के चांसेस होंगे क्या, हीमोफीलिया। तो ये था हमारा कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया जो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम थे। नेक्स्ट आता है हमारा, हाँ इसमें एक और एग्जांपल दे रखा, क्वीन विक्टोरिया को थी दिस डिजीज
इन द क्वीन विक्टोरिया, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, क्वीन विक्टोरिया वाला भी आ जाता है। तो ये था हीमोफीलिया। यहाँ आपसे क्वेश्चन पेडिग्री दे दिया जाएगा और पेडिग्री से आपसे पूछा जाएगा, इसको देखकर बताइए कि ये, आपको हिंट भी दी जाएगी, आपको हिंट भी दी जाएगी वहां पर, तो आपको वो हिंट समझनी है। जैसे हिंट क्या होगी कि सन जो फादर है उससे डॉटर नॉर्मल दिखा दी जाएगी हर जनरेशन में, फिर उसके बाद अफेक्टेड दिखाया जाएगा एक साथ। तो उस तरीके से आपको हिंट दिया जाएगा, आपको वो हिंट पकड़ना है, बस सिंपल है। और वो हिंट तभी पकड़ में आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे इसकी। नेक्स्ट आता है सीकल सेल एनीमिया। अब 1, 2 और 3 और ये दो डिजीज, ये वाली और ये वाली, ये वाली तो थी हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंड, ये तो थी आपकी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। अब आगे जितनी भी पढ़ेंगे वो सारी हमारी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं कलर सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, सिकल होती है हमारी दराती, मतलब लाइक दिस, ये सिकल शेप हो जाता है। तो सिकल सेल एनीमिया ये डिसऑर्डर क्या है? तो मैंने बताया कौन सा डिसऑर्डर है, ये डिसऑर्डर है हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। यानी इसकी जो अलील है वो कहां मिलेगी, इसकी अलील आपको ऑटोसोम पर मिलेगी, और ऑटोसोम पर है तो किस में है, किस फॉर्म में है, रिसेसिव। ऑटोसोम पर और रिसेसिव में है, तो इसका बात ये, इसका मतलब ये हो गया कि ऑटोसोम पर है तो ये डिजीज मेल और फीमेल दोनों को हो सकती थी। और अगर मैं हीमोफीलिया में एक चीज जो वापस मैं बताना चाहूंगा हीमोफीलिया की, कि हीमोफीलिया में फीमेल का अफेक्टेड होना बहुत रेयर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हीमोफीलिया में फीमेल अफेक्टेड तभी होगी जब फीमेल कैरियर गेट मैरिड टू द हीमोफिलिक मेल। इसी कंडीशन में पॉसिबल है फीमेल का अफेक्टेड होना, अदरवाइज हीमोफीलिया कह लो, कलर ब्लाइंडनेस कह लो, फीमेल का अफेक्ट होना बहुत रेयर हो जाता है। चलो तो ऑटोसोमल रिसेसिव पर आते हैं, यानी कि आपका सिकल सेल एनीमिया। चलो देखते हैं इसमें इसकी जीन कहां पर प्रेजेंट है, ऑटोसोम पर है और रिसेसिव है। तो पेयर ऑफ जीन रिस्पांसिबल होते हैं इसके लिए, सिकल सेल एनीमिया के लिए, और वो पेयर ऑफ जीन क्या है, HBA और HBS। तो यहां से 3 जीनोटाइप बनते हैं। पहला बनता है HBA HBA, ये फर्स्ट जीनोटाइप हो गया, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म में तो 2 ही एलील होते हैं, या तो दोनों एलील सेम होंगी। दूसरा HBS HBA और HBS, या उस ऑर्गेनिज्म में ये एलील होंगी ह्यूमन में। नेक्स्ट है HBS HBS। अब मैंने क्या कहा था, अब ध्यान से सुने, इन तीनों कंडीशन को ध्यान से देखें, और आपने अगर मेरी बातें ध्यान से सुनी है तो आप तीनों कंडीशन में से बता सकते हो किस ह्यूमन में ये डिजीज हो। मैंने कहा ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि, और मैंने लास्ट में कहा था पेडिग्री एनालिसिस जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने एक चीज बताई थी कि रिसेसिव डिसऑर्डर अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही शो करता है। दोनों एलील सेम है, इसीलिए ये होगा अफेक्टेड, ये हो जाएगा कैरियर और ये हो जाएगा नॉर्मल। ये 3 आपके जीनोटाइप होंगे, तीनों में से सिर्फ एक क्या होगा, अफेक्टेड होगा, बाकी नॉर्मल होगा। चलो क्रॉस देखते हैं, फिर रीजन जानने की कोशिश करेंगे कि एक ओवल शेप आरबीसी जो है वो सिकल शेप्ड क्यों हो जाती है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या रखा, सिकल सेल एनीमिया। चलो पहले क्रॉस देख लेते हैं। तो क्रॉस क्या है, फॉर एग्जांपल ये HBA HBA, ये जीनोटाइप है एक ह्यूमन का, मेल का, और उसकी शादी हो गई HBA और HBS से। चलो देखते हैं कौन अफेक्टेड होगा कौन नहीं होगा। HBA HBA
HbA और HbS गैमेट्स हो गए, कॉर्नर्स के अंदर तो HbA HbS HbA HbA, ये लो जी। चलो क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने पर देखते हैं क्या कोई अफेक्टेड होता है। क्रॉस करो, मैं सिर्फ HB छोड़ रहा हूँ तो आप देख लेना। SAAS कैरियर नॉन अफेक्टेड यानी नॉर्मल, यानी कि चारों प्रोबेबिलिटी में से कोई भी अफेक्टेड नहीं होगा। हाँ 50% कैरियर होंगे और 50% नॉर्मल होंगे। अगर एक नॉर्मल मेल एक हीमोफिलिक फीमेल से शादी करता है तो कैटेगरी बनाओ, कैटेगरी बन जाएगा ये। कोई भी अफेक्टेड नहीं होगा, ना मेल ना फीमेल। चलो ऑटोजोम में देखा दोनों जनरेशन ही क्या कर गई, स्किप कर गई, किसी में भी ये शो नहीं हुआ। जबकि फीमेल क्या है हेटेरोजाइगस है, मेल क्या था नॉर्मल था। लेकिन अगर ये कंडीशन हो जाए तो अगर एक कैरियर मेल और कैरियर फीमेल के साथ ही शादी करे तो क्या चांसेस है। चलो तो चांसेस देख लेते हैं। HbA HbS HbA HbS, चलो HbA 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 HbS HbA HbS यानी कि 25% ऑफस्प्रिंग जो होंगे वो क्या होंगे 25% ऑफस्प्रिंग। देख सकते हैं ये टोटल हमारे पास 100% आया है, जिसमें से 25% जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो नॉर्मल होंगे, 50% कैरियर होंगे और 25% अफेक्टेड होंगे। अब मेल है फीमेल है, क्योंकि ये सेक्स लिंक नहीं है तो ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ये था सिकल सेल एनीमिया। चलो अब इसका रीजन जानते हैं, सिकल सेल क्यों हो जाती है ओवल शेप। तो हम जानते हैं कि आरबीसी में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन दो प्रोटीन की चेन से 4 से बना होता है, 2 बीटा की होती है और 2 अल्फा की होती है। तो 4 चेन होती है इसमें, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। क्या हो जाता है जो ये बीटा चेन है किसकी बनी होती है, ऑब्वियस सी बात है हीमोग्लोबिन प्रोटीन का बना होता है। मैंने अभी कहा कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन की 4 चेन से बना होता है, 2 अल्फा 2 बीटा। बीटा चेन प्रोटीन की है तो इसकी जो 6th पोजीशन होती है, बीटा चेन की प्रोटीन की जो 6th पोजीशन होती है, वहां नॉर्मल हीमोग्लोबिन में ग्लूटामिक एसिड अमीनो एसिड होता है और आरबीसी की शेप जो होगी वो ओवल। लेकिन चेंज क्या आता है, जो ये 6th पोजीशन थी, इस ग्लूटामिक एसिड जो अमीनो एसिड है प्रोटीन की चेन है, तो हम जानते हैं प्रोटीन जो है वो किससे बना होता है अमीनो एसिड का। 11th क्लास में ये बायोमोलिक्यूल में आया था। तो अमीनो एसिड कौन सा होगा, ग्लूटामिक एसिड नॉर्मल कंडीशन में। सिकल सेल की कंडीशन में क्या हुआ कि जो 6th पोजीशन थी ना, दिस ग्लूटामिक एसिड सब्स्टिट्यूट मतलब चेंज होना,
नॉर्मल कंडीशन में 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड था, इसीलिए आरबीसी की शेप ओवल थी। लेकिन सिकल सेल में क्या हुआ, ये ग्लूटामिक एसिड 6th पोजीशन पर नहीं लगा, तो इसके बदले में क्या लग गया, वेलिन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन हो गया। सब्स्टिट्यूशन मतलब बदलाव हो गया कि लगना था ग्लूटामिक और लग गया क्या, वेलिन। अब ग्लूटामिक की जगह वेलिन लगा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई रीजन रहा है। सिंपल सा रीजन हम जानते हैं, प्रोटीन के लिए इंफॉर्मेशन किसके पास, डीएनए के पास भाई। इसका मतलब सीधी सी बात है, ये सब्स्टिट्यूशन किसका मतलब किस में हुआ है, प्रोटीन में हुआ, तो इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूशन इस डीएनए में हुआ होगा, तब यहां ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आया है। तो क्या आया है, चलो देखते हैं। जो बीटा चेन बनाने वाली जो जीन होती है, जो बीटा चेन बनाने वाली यानी कि जो प्रोटीन बनाने वाली जीन है, इसके 6th पोजीशन पर नॉर्मल कंडीशन में जो ग्लूटामिक एसिड के लिए कोडोन होता है, ये अगली चैप्टर में बात करेंगे कोडोन क्या होता है, कोडोन क्या होता है आगे बात करेंगे। तो सीटीसी होता है डीएनए में, क्या हो गया सीटीसी, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ये भी 11th क्लास में पढ़े थे हमने, नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए बना है। तो 3 नाइट्रोजनस बेसिस मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं, यानी कि ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड कौन कर रहा है, सीटीसी कर रहा है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या होगा, जीएजी होगा। ये तो है हमारा डीएनए। अब डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए। अब इस स्टैंड से बनेगा तो क्या बनेगा, जीएजी, ये आरएनए बन गया। अब जीएजी जो है वो ग्लूटामिक को कोड करता है। अगर जीएजी आता है आरएनए में तो क्या बन जाएगा, ग्लूटामिक एसिड, यानी कि इनडायरेक्टली सीटीसी। ग्लूटामिक जीएजी बनने का रीजन क्या है, सीटीसी। अगर ये ना होता तो ये ना बनता। तो इसका मतलब हम तो डीएनए को देखेंगे, आरएनए तो उसका क्या है, चमचा है, जो ये बोलेगा वही आरएनए करेगा, सीधी सी बात है। तो यहां पर जो होगा वही आरएनए में नजर आएगा। ये चीज आपको नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। फिलहाल आप सिर्फ इतना फोकस करें कि ये कोडोन है, ये डीएनए है, डीएनए पर ये आपका एक कोडोन है जो अमीनो एसिड को कोड करता है। तो ये सीटीसी है, डीएनए पर सीटीसी का क्या हो जाएगा, जो आरएनए में चेंज हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। तो सीटीसी क्या बनाएगा, जीएजी बनाएगा आरएनए में। जीएजी कोड करता है ग्लूटामिक एसिड को। ये तो थी नॉर्मल कंडीशन। लेकिन वेलिन क्यों बना, क्योंकि यहां डीएनए में आ गया बदलाव। बदलाव क्या आया कि सीएसी, यानी कि जो ये टी था डीएनए में सब्स्टिट्यूट हो गया ए से। ए से सब्स्टिट्यूट हो गया तो डीएनए का ये एक स्ट्रैंड है, दूसरा स्ट्रैंड बनाओ, जी जी आ गया। अब ये तो डीएनए था, आरएनए बनाओ, आरएनए बनेगा हमारा जी यू जी, और जीयूजी कोड करता है वेलिन को। और यही रीजन रहा कि जो 6th पोजीशन थी हीमोग्लोबिन की, जो 6th पोजीशन थी, वहां पर ग्लूटामिक की जगह क्या लग गया, वेलिन, जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन डीएनए। हमने पहले ही कहा था कि मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, जीन में बदलाव आएगा तो हमें फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों में बदलाव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इनिशियल चेंज कहाँ आया, डीएनए में आया। टी की जगह क्या लग गया, ए लग गया। तो जीएजी बनना था आरएनए में, जो कोड करता है ग्लूटामिक एसिड को। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर सीएसी टी आ गया, सीएसी कोड करेगा जीयूजी को, जीयूजी वेलिन अमीनो एसिड को कोड करता है। लगना चाहिए था ग्लूटामिक, लग गया वेलिन। और बीटा ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन लगने की वजह से जो हीमोग्लोबिन की जो चेन थी उसमें बदलाव आ गया, आरबीसी आ गया। तो ये था हमारा क्या, सिकल सेल एनीमिया। सिकल शेप्ड हो जाती है। और शायद आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि ये कोडोमिनेंस का भी एग्जांपल है। कोडोमिनेंस का कैसे है, HBA और HBS, क्या कंडीशन हो गई, कैरियर हो गया ना। तो अगर जब तक नॉर्मल ऑक्सीजन मिल रही है ना, तो क्या होगा,
सिंपल सी बात है, ओव्यूल शेप की आरबीसी बनती रहेगी, लेकिन ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई ना, तो ये भी एक्सप्रेस करना शुरू कर देती है और सिकल शेप्ड आरबीसी बनाना स्टार्ट कर देती है। कब? जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसीलिए हमने इसको कोडोमिनेंस कहा था कि जब दोनों अलील इक्वली अपने आप को एक्सप्रेस करें, लेकिन कंडीशन ये है कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी तभी एक्सप्रेस करेगा, अदरवाइज नॉर्मली ये चलेगा। ये था आपका सिकल सेल एनीमिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट फिनाइलकेटोनुरिया। ये भी आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रिसेसिव ही डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है? इसमें सिंपल है, क्या होता है कि जो ये जीन होती है फिनाइलकेटोनुरिया के लिए, जो रिसेसिव जीन है, ये दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में आ जाती हैं, जिसकी वजह से देखो क्या होता है नॉर्मल कंडीशन की पहले बात करते हैं कि जो फिनाइलकेटोनुरिया के लिए जो जीन होती है वो क्या करती है, एक एंजाइम बनाती है जिसका नाम होता है फिनाइल एलानिन। जब नॉर्मल कंडीशन होगी, यानी कि नॉर्मल जीन होगी, डोमिनेंट जीन होगी, तो वो जीन डोमिनेंट जीन क्या बनाएगी, एक एंजाइम बनाएगी जिसका नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ये हाइड्रोक्सिलेज क्या करता है, जो फिनाइल एलानिन होता है ना, इसको ट्रायोसिन में बदल देता है, ट्रायोसिन में कन्वर्ट कर देता है। ये तो होता है नॉर्मल। लेकिन जिस ऑर्गेनिज्म में इस एंजाइम बनाने वाली दोनों रिसेसिव जीन इकट्ठा हो जाती है, यानी कि जिस ह्यूमन में ये एंजाइम बनाने वाली दोनों अलील इकट्ठा हो गई, इसका मतलब वो अलील ये एंजाइम नहीं बनाएगी। ये एंजाइम नहीं बना तो एलानिन ट्रायोसिन में कन्वर्ट नहीं हुआ, और अगर ये कन्वर्ट नहीं होता ना, तो ये क्या करता है, ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और कन्वर्ट होकर ब्रेन में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद ये मेंटल रिटार्डेशन करना स्टार्ट कर देता है। इनबॉर्न डिजीज है ये, मतलब बचपन से ही होती है। बच्चा जब पैदा होता है तब वो ठीक होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होगा ना, वो एबनॉर्मल होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो फिनाइल एलानिन से ट्रायोसिन बनाने वाला जो एंजाइम है वो नहीं बन रहा है, क्योंकि दोनों अलील रिसेसिव आ गई हैं, और रिसेसिव कंडीशन में अपने आप को शो करेगा तो क्या हो गया, ये एंजाइम नहीं बना, तो ये इसमें चेंज नहीं हुआ, और ये चेंज नहीं हुआ तो ये किसमें चेंज हो गया, पायरुविक में। पायरुविक कहां से इकट्ठा हो गया, डिपॉजिट हो गया धीरे धीरे, क्योंकि ब्लड में होगा वो, तो ब्लड में धीरे धीरे वो कहां पहुंच जाएगा, ब्रेन के पास डिपॉजिट होगा, और मेंटल रिटार्डेशन करना स्टार्ट कर देगा फिनाइल एलानिन। ये था आपका फिनाइल। चलो नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट डिजीज है हमारी थैलेसीमिया। थैलेसीमिया, इसमें एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव ही डिजीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव ही है, ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। देखो इसके होने का रीजन क्या है, मतलब एनीमिया क्यों हो जाता है, खून की कमी क्यों हो जाती है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो होता क्या है इसमें होता है कि जो हीमोग्लोबिन है, फिर से दो टाइप की चेन से बना होता है, टू टाइप की चेन होती है, अल्फा और बीटा। थैलेसीमिया में क्या हो जाता है, जो अल्फा चेन बनाने वाली जीन है और बीटा चेन बनाने वाली जीन है,
इनमें डिफेक्ट आ जाता है, या ये कह सकते हैं कि ये जीन अल्फा या बीटा चेन नहीं बना पाती। तो अगर अल्फा बनाने वाली जीन में प्रॉब्लम हुई है, यानी कि अल्फा चेन नहीं बन रही है, तो ये डिजीज हो गई अल्फा थैलेसीमिया। और अगर बीटा चेन नहीं बन रही है तो वो हो गई आपकी बीटा थैलेसीमिया। इस डिजीज में होता क्या वो देखते हैं। देखो फॉर एग्जांपल अल्फा थैलेसीमिया देखते हैं। फॉर एग्जांपल अल्फा थैलेसीमिया के लिए जो जीन थी उसने एक्सप्रेस नहीं किया, तो अल्फा थैलेसीमिया नहीं बनी, यानी कि इसके लिए जो जीन थी उसने एक्सप्रेशन नहीं किया। कब नहीं करेगा? तो वो रिसेसिव कंडीशन में, ऑब्वियस सी बात है, ऑटोसोमल रिसेसिव का है, जब रिसेसिव कंडीशन आ जाएगी तो अल्फा जीन एक्सप्रेस नहीं करेगी, सीधी सी बात है। तो एक्सप्रेस नहीं किया तो क्या हुआ, अल्फा चेन बनी ही नहीं बनी, तो किसका अमाउंट ज्यादा हो गया, बीटा का अमाउंट ज्यादा हो गया। अब बीटा का अमाउंट ज्यादा होते ही वो क्या करेगा, वो आरबीसी को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा, और अगर आरबीसी नहीं बन रही है तो ऑब्वियस सी बात है खून की हो जाती है कमी, और खून की कमी को क्या बोला जाता है। सेम अगर अल्फा बन रही है और बीटा की जीन रिसेसिव कंडीशन में आ गई, तो इसका मतलब बीटा चेन बननी बंद हो जाएगी। बीटा चेन बननी बंद होगी तो किसका अमाउंट बढ़ जाएगा, अल्फा का। अल्फा बढ़ते ही सेम वही बात करेगी, अफेक्ट करना शुरू करेगी और धीरे धीरे उस आदमी में खून की कमी हो जाएगी। ये थी हमारी थैलेसीमिया। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, कई बार जैसे मैंने हीमोफीलिया का बताया, तो सबसे इंपॉर्टेंट है हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया। इन दोनों में से 100% क्वेश्चन आता ही है। या फिर ये आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीमोफीलिया एंड थैलेसीमिया। हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग होना बंद हो जाता है, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। इसमें अल्फा और बीटा हीमोग्लोबिन चेन बननी बंद हो जाती है, और इसमें जो ब्लड क्लॉटिंग जो प्रोटीन्स है वो बननी बंद हो जाती है। तो इसमें और इसमें दिन रात का अंतर है, लेकिन कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि हमने ध्यान से नहीं पढ़ा होता। फिनाइलकीटोनुरिया ये भी ऑटोसोमल हो गई, कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक्ड हो गई, सेम बिल्कुल जैसे हीमोफीलिया होगा, सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ जो एक्स था उस पर हम, अगर हीमोफीलिया की डिजीज है तो वहां एच, और अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो सी। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब ये नहीं है कि वो आदमी दिखना ही बंद हो जाता है, उसको रेड और जो ग्रीन कलर होता है ना उसमें डिफरेंस नहीं समझ आता, तो उसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो ये थी हमारी आज की कुछ डिजीज, मेंडेलियन डिसऑर्डर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल